इसलिए आप देखें कि धीरे धीरे जहाँ पर भी पढ़ाई होती है या जहाँ पर भी आप सवाल उठाएंगे या अपनी एक राय रखेंगे तो उसके लिए अब स्पेस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसमें आता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और जो तनाव बच्चों के बीच में लाया जा रहा है ये चुनाव से पहले जानबूझकर लाया जा रहा है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि आप सवाल उठाएं। बोलो ही मत। आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे तब भी हम आपके घर पर कार्रवाई करेंगे। आप तो नाटक करोगे तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो व्हाट्सएप स्टेटस रखने पर भी ये सारी चीजें हो रही हैं। ये किताबों से मुगल को निकाल रहे हैं। आप किताबों से मुगल को निकालोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज किसके खिलाफ लड़े थे, आप कैसे बनाओ, है ना। दंगे कहीं और होते हैं और जो बुलडोजर चला है वो कहीं और चला है, लेकिन दिखाया गया कि जिन्होंने दंगा किया उनके ऊपर बुलडोजर चला है। अब मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है बीजेपी या नरेंद्र मोदी से। आप अगर गलत कर रहे हैं तो हम बोलेंगे। अभी तक ऐसे कई पत्रकार हैं जिनके फोन्स और लैपटॉप्स अभी तक सीज किए हुए, अब उसके जरिए तो वो वीडियोस बनाते थे। तो ये शुरू हो चुका है। बिल वो बाद में ला रहे हो, लेकिन ये कार्रवाई उनकी ओर से शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मी प्राजक्ता. इंडी चॅटमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपल्यासोबत स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत सोहित मिश्रा. सोहित मिश्रा हे एक स्वतंत्र पत्रकार आहेत, मात्र आपण त्यांना NDTVचे ब्युरो चीफ म्हणून जास्त पॉप्युलरली ओळखतो. त्यांचं स्वतःचं यूट्यूब चॅनल आहे आता, ज्याच्यावर ते वेगवेगळे विषय घेऊन आपल्यासमोर येत असतात. वेगवेगळे ग्राउंड रिपोर्ट्स त्याच्यामध्ये असतात. वेलकम टू द स्टुडिओ सोहित. थँक यू. Sohit, you are in Pune at a very interesting time or at a very unfortunate time as well, I think, की जेव्हा आपण बघतोय की पुण्यामध्ये स्टुडंट्सवर बरेच अटॅक्स वाढलेले आहेत. पुणे इज नोन ॲज अ सिटी ऑफ स्टुडंट्स इन अ वे. इट्स अ स्टुडंट हब because there are so many institutions, students from all over Maharashtra, all over country actually come to Pune for education, and it was considered as a safe space until recently, but we see कि बहुत सारे अटैक्स स्टूडेंट्स पे हो रहे हैं. देयर आर डिफरेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस आइदर दैट आर कंडक्टिंग दिस अटैक्स, या फिर हम लोग देखते हैं कि there are a few right-wing organizations who attack them either physically, verbally, in whatever ways. And recently, we have seen that in university at the Center of Performing Arts, वहाँ पे एक अटैक हुआ है वहाँ के स्टूडेंट्स पे, who were performing a play. So how do you see this? You come from Mumbai and then you have seen these things happening. You have been following these things happening in Pune. How do you see these incidents? देखिए, शुरुआत की अगर बात करें तो इसको शुरू हम कर सकते हैं एक राहत इंदौरी के शेर से. जो कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा था सरहद पर तनाव है क्या, जरा पता लगाओ चुनाव है क्या. तो जब ये सारी चीजें हो रही हैं, आप देखो कि ये कब हो रही हैं. कुछ महीनों में चुनाव है और एज यू राइटली सेड कि व्हेनेवर वी थिंक अबाउट पुणे, तो पुणे के बारे में ये कहा जाता है कि शांत जगह है, अच्छी जगह है, पढ़ने के लिए लोग आते हैं, विद्याचे माए घर कहा जाता है, अलग अलग चीजें कही जाती है. तो शायद ये नहीं चाहिए अब इस देश में. अब इस देश में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है. इसलिए आप देखें कि धीरे धीरे जहां पर भी पढ़ाई होती है या जहां पर भी आप सवाल उठाएंगे या अपनी एक राय रखेंगे तो उसके लिए अब स्पेस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है. इसलिए ये हमने पहले FTI में देखा कि अगर लोग कहते हैं, और उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा. FTI की अगर शुरुआत करें, उन्होंने कहा 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद को ढाई गई वो सही नहीं था. अब वो तो वही कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो उसे लेकर लोगों ने वहां पर हंगामा किया. अब हम जाते हैं कि FTI में पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से हालात किस तरह से हैं, और वही चीज देखने मिला. पुणे यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह की चीजें हम देखने मिलता है. जो ड्रामा हो रहा था उसका तो नाम भी शायद जब वी मेट था, और वो शायद इन लोगों को समझ नहीं आता या इन्हें पता ही नहीं है कि ऐसी भी चीजें होती है जहां पर आप सार्केज्म का यूज करते हैं. सार्केज्म शायद वो समझते नहीं है, और इसलिए जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर आपने उन्हें मारा और आपने खुद ने गालियां दी. एक तरफ आप कह दें कि वो जो स्टूडेंट्स थे बेसिकली वो भगवान राम या सीता बने थे, लेकिन उनका जो कैरेक्टर था उसमें भी वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, है ना. नाटक के अंदर एक नाटक था, और आप कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया या सिगरेट पीते हुए दिखाया गया तो हमारे अपमान हो गया हमारे भगवान का. पहले तो आपके भगवान इतने कमजोर नहीं है, हम सबके भगवान हैं. किसी एक पार्टी या किसी एक गुट के वो कॉपीराइट है नहीं, है ना. और भगवान का अपमान आप लोग करते हैं बार बार इस तरह से चीजें करके. तो अपमान इन बच्चों ने नहीं किया. और अगर आप कहते हैं कि वो राम और सीता बनकर इस तरह से चीजें कर रहे हैं और आपने उनको मारा, तो आप तो राम और सीता को मार रहे हो ना, तो अपमान किसने किया. और ये जो चीजें हो रही है जब हम मुंबई से देखते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है. ये पहले एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश में हम सुनते थे, बिहार में सुनते थे, वहां पे ये सक्सेसफुल हो गया है. तो अब उनको लगता है कि महाराष्ट्र में इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहिए. महाराष्ट्र में आप देखिए ये एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है. यहाँ पर आमतौर पर गणेश जी की पूजा ज्यादा होती थी. अगर हम पूजा की बात करें, गणेश की पूजा होती है, विट्ठल है उनकी पूजा होती है. राम यहाँ पर इतने बड़े नहीं थे,
लेकिन अब आप देखिए कि हर एक घर के बाहर राम के झंडे हैं, हर एक जगह पर। यहाँ पर तो ये 2 धागा राम के नाम पर तो बड़ा लाइन भी है, पुणे में देखने मिला था। तो इससे समझ में आता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जो तनाव बच्चों के बीच में लाया जा रहा है, ये चुनाव से पहले जानबूझकर लाया जा रहा है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि आप सवाल उठाएं, वो चाहते ही नहीं है कि आप ऐसी कोई चीज कहें जो उन्हें प्रॉब्लमैटिक लगती है। यानी अब ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा से चलेगा या एक जो पार्टी है और उस पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी से चलेगा, अब उस लेवल पर आ गए। तो जब हम इसे देखते हैं तो सवाल यही उठता है कि ये जो तनाव है वो क्यों लाया जा रहा है, और शायद पढ़े लिखे लोगों की अब इस देश को, इस शहर को, इस राज्य को जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब ऐसे एमएलए चाहिए जो पुलिस स्टेशन के अंदर गोली चलाएंगे और फिर न्यूज चैनल को कहेंगे कि हाँ मैंने गोली चलाई है। ऐसे लोगों की ही यहाँ पर जरूरत है, बाकी लोगों के लिए शायद अब यहाँ पर कोई जगह बची हुई नहीं है। जैसे अभी आपने कहा कि दे वांट पीपल टू बी अफ्रेड, वो चाहते हैं कि लोग डर जाए, और कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है पुणे में। अगर जनरल स्टूडेंट पॉपुलेशन में बात करें तो पुणे इज अ प्लेस जहाँ पे स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी एट द फोर फ्रंट। अगर कोई प्रोटेस्ट हो, किसी चीज़ पे आवाज़ उठानी हो, अगर किसी चीज़ पे अपना ओपिनियन देना हो, तो स्टूडेंट्स उसमें हमेशा आगे रहते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में स्पेशली जिस तरह से, जिस फ्रीक्वेंसी से अटैक्स बढ़ते गए हैं, इससे पहले स्टूडेंट ग्रुप में स्कफल नहीं होते थे, तो होते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, बट इतने ज्यादा पॉलिटिकली चार्ज्ड, और इस तरह से एक ग्रुप जो हर जगह पे दिखाई दे रहा है, वो हर जगह पे जाके अलग अलग उसके जो अलग विचारधाराओं के जो ग्रुप्स है उन पे अटैक कर रहा है। वो उनको नॉट जस्ट कि बस अटैक के टाइम पे, बट अदरवाइज ऑल्सो वो उनको इंटिमिडेट करते हुए दिख रहा है। तो इसकी वजह से ऐसे लगता है कि वो बहुत असर करेगा इन यूथ के माइंड्स पे, कि आगे जाके, जैसे आपने बोला अभी चुनाव भी आ रहा है, तो डू यू थिंक इट्स द इंटिमिडेशन टैक्टिक इज गोइंग टू वर्क? होता ये है ना कि इंटिमिडेशन के जरिए इनकी कोशिश ये है कि आप बोलो ही मत। आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे तब भी हम आपके घर पर कार्रवाई करेंगे, आप तो नाटक करोगे तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो व्हाट्सएप स्टेटस रखने पर भी ये सारी चीजें हो रही हैं, और इसके जरिए कोशिश ये है कि कोई ऐसी बात करे ही नहीं जिसका इन पर असर हो। और आप देखो कि कार्रवाई भी एक तरफा होती है। जो पुलिस है वो उन्होंने उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जिन्होंने इन छात्रों को पीटा, जो नाटक कर रहे थे। कार्रवाई उन लोगों पर हुई जो नाटक में थे, जो एक सार्कास्टिक नाटक था, और वो हाथ पैर आपने तोड़ा है। उसके बाद पुलिस की एक तरफा कार्रवाई होती है, और ये हर जगह पर देखने मिलता है। तो इससे संदेश यही है कि बॉस, ये देश अब वैसा देश नहीं है जो आप पढ़ते हैं, जो प्रियम्बल हो आपके टेक्स्ट बुक के पहले पन्ने पर है तभी तक ठीक है, आप उसको घुमा लीजिए, दूसरे आगे पढ़ जाइए, क्योंकि उसके आधार पर अब ये देश शायद तो नहीं चलेगा, और 24 के बाद तो और भी नहीं चलेगा। तो ये माहौल उससे पहले तैयार किया जा रहा है। और ये जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, इनके आप कुलगुरु देख लो, इनकी विचारधारा देख लो। मैं आपको एक दावे के साथ कह रहा हूं कि एक शख्स थे, उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो नहीं बने, उन्हें मुंबई का कुलगुरु बनाने का लगभग तय हो चुका था। उन्हें सिर्फ एक चीज कहा गया कि आरएसएस के एक बहुत बड़े नेता हैं, उनसे जाकर आप मिलिए, आपको कुलगुरु बना दिया जाएगा। अब उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा मिलने, और वो कुलगुरु नहीं बने। तो अब जो चीजें हैं, और इस आप देखिए कि ये हर जगह पे, ये यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, ये किताबों से मुगल को निकाल रहे हैं। आप किताबों से मुगल को निकालोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज किसके खिलाफ लड़े थे, आप कैसे बनाओ, आप कैसे बताओगे, इतिहास को आप कैसे अलग कर सकते हो? तो पढ़ाई में से आप इन चीजों को निकालना चाहते हैं, हर एक चीज में इनसे निकालना चाहते हैं। वो इसलिए भी निकालना चाहते हैं क्योंकि उनका खुद का योगदान रहा नहीं। जब अंग्रेज आए थे तब यही लोग जो है अंग्रेजों के साथ थे, उसमें योगदान नहीं है तो दूसरों का योगदान मत दिखाओ। तो जो छात्र बात कर मुगल को निकाल रहे हैं, आप किताबों से मुगल को निकालोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज किसके खिलाफ लड़े थे, आप कैसे बनाओ? वो लोग इनको पसंद नहीं है, और उसी तरह से चीजों को ये आगे लेकर जा रहे हैं। तो जरूर इसका असर पड़ेगा। अब 20-22 साल के जो बच्चे हैं, एफटीआई के बच्चों से, उन्होंने मुझे भी फोन या मैसेज किया था कि हमारे साथ गलत हुआ। मैंने कहा आप बात कीजिए, मैं बात करता हूँ। वो डरते हैं बात करने से। अब जब आपके कुलगुरु आपके साथ नहीं है, पुलिस वाले आपके साथ नहीं है, जो मार खाता है उसी के ऊपर कार्रवाई होती है, जेल में वही जाता है, व्हाट्सएप स्टेटस रखा जाएगा तब आपके घर पर पथराव होता है, तो कैसे बात करेंगे? और इसका असर ये होता है कि जो बॉर्डर लाइन पर रहता है, जो शायद समझ नहीं पाता है क्या सही है क्या गलत, वो देखता है कि अगर सब लोग एक ही जैसे बात कर रहे हैं तो शायद सही होगा, और इसलिए वो भी उसी प्रवाह में घुस जाता है। इसलिए आप देखिए कि शायद जो लोग उतने बड़े भक्त नहीं होंगे, उनके भी घर के बाहर राम के झंडे आपको नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये नया नॉर्मल है, क्योंकि सब लगा रहे हैं तो हम भी लगाएंगे। लगाने में कोई गलत नहीं है। कोई जबरदस्ती एक पॉलिटिकल पार्टी का शख्स आएगा और कहेगा कि लगाओ, प्रॉब्लम वहां पर शुरू होता है कि मेरे और राम के बीच में तुम कहां से आ गए। और इसी तरीके से ये जो नाटक की बात हम करें, इसके जरिए बताने की कोशिश ये है कि जो नाटक करते हैं उनके लाइफ के बारे में ये बात, ये भगवान राम या भगवान सीता के बारे में बात ही नहीं थी। और तुम कब से
ठेकेदार बन गए हो राम और सीता के, है ना। तुमने कब से ठेका लिया है कि राम और सीता के नाम पे तुम लोगों को मारोगे, तुम जय श्री राम चिल्लाओगे मस्जिदों के बाहर, तुम जय श्री राम चिल्ला के झंडा लेकर जाओगे, अलग अलग चीजें चलोगे। तो इसके जरिए इंटिमिडेशन हो चुका है। राम जो एक भगवान है जिसका एक अलग इमोशन है, उसे इन लोगों ने वॉर क्राई बनाया है। और ये जो दूसरे लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि राम का नाम बदनाम किया है, इन्होंने राम का नाम बदनाम किया, उन छात्रों ने नहीं। इस सब के बीच में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में काफ़ी डिस्कशन शुरू हो गया है कि ये जो बच्चे हैं ये ऑफ कोर्स दे वर एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस, या फिर इट वाज देयर क्रिएटिविटी दैट दे वर एक्सप्रेसिंग। और दूसरी तरीके से ये हो रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करो या फिर कोई और करो। ये सारे डिस्कशंस हम मीडिया स्पेस में भी देखते हैं होते हुए कि एज जर्नलिस्ट ऑल्सो वी फेस दीज थिंग्स, कि इस तरीके से कि आपको लगता है कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही सबसे बड़ा है, लेकिन आप सोचते नहीं हो। ऐसे हम लोग जब हम किसी चीज़ के ऊपर स्टैंड लेते हैं या फिर कोई चीज़ कवर करते हैं, जैसे कि अभी ये ABVP और ये जो स्कफल हुआ इसका ये जो कवर किया, तो इसी हर चीज़ में ये सुनाई देता है। तो आप अपने आजू बाजू में ये कैसे देखते हैं कि यू वर्क इन मुंबई, और मुंबई में ऑलमोस्ट सारे देयर आर सो मेनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इन मुंबई, देयर आर सो मेनी जर्नलिस्ट, इतने सारे नेशनल मीडिया हाउसेस वहाँ पे हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि इवन नेशनल मीडिया हाउसेस में जिस तरीके से काफ़ी में मेन स्ट्रीम में काफ़ी मीडिया हाउसेस में हम जिस तरीके से कवरेज देखते हैं चीज़ों की, वी ऑल्सो हैव क्वेश्चन अगेंस्ट इट। तो आपको क्या लगता है ये इस सब एनवायरनमेंट में ये कैसे चल रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच मीडिया में तो है ही नहीं, ठीक है। आप इंडी जर्नल ने जब आप लोगों ने जो कॉन्क्लेव किया था उसमें जो पत्रकार आए थे, कोई अगर राहुल गांधी पर किताब लिखना चाहता है तो उसे निकाल दिया जाता है। नरेंद्र मोदी पर लिखेंगे तो आपको शायद हेड बना देंगे वहां पर, लेकिन राहुल गांधी पर आप किताब नहीं लिख सकते। आप ऐसी चीजें कवर नहीं कर सकते जो बीजेपी के खिलाफ जाए या जो सत्ता में पार्टी है उनके खिलाफ जाए। तो मीडिया में तो मैं आपको बता दूं, ऊपर से कहा जाता है, जो महाराष्ट्र में भी एडिटर लेवल पर होते हैं, अगर आप हिंदी चैनल या मेन स्ट्रीम मीडिया में नेशनल चैनल में काम करते हैं, आप भले ही एडिटर रहेंगे, लेकिन ऊपर से जो कार्रवाई या ऊपर से जो कहा जाएगा वो आपको फॉलो करना है, और उसी के आधार पर चीजें होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कोई जगह नहीं है। अगर कोई रिपोर्टर करना चाहता है तो उसको यूट्यूब पर आना पड़ता है, इंडी जर्नल चैनल पर आना पड़ता है, या दूसरे ऐसे जगह पर जाना पड़ता है जहां पर यह स्पेस मिलता भी है। आप बताइए कि पुणे के कितने पत्रकारों ने ABVP पर सवाल उठाए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में, कितने जगहों पर उनसे जाकर पूछा गया, पुलिस को ग्रिल किया गया कि ये सारी चीजें हो रही हैं और आपने सवाल उठाया। एक रिसेंट एग्जांपल लो मीडिया के हालात के बारे में, पूनम पांडे कहती है या उसके इंस्टाग्राम में कहा जाता है कि वो मर गई, और नेशनल मीडिया ने प्राइम टाइम में इस मुद्दे को उठाया। ना उन्होंने पता लगाने की कोशिश की उसके फैमिली मेंबर से, ना ये पता लगाने की कोशिश की कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, कौन से अस्पताल में मरी। ये बेसिक चीजें हैं। जब हम पढ़ रहे थे तब कहा जाता था 5W1H, ये 6 चीजें होती हैं जिसके ऊपर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या कोई भी चीज की हम बात करें, एज ए जर्नलिस्ट आपको ये 6 चीज के पर ध्यान देना पड़ता है। मीडिया में ये खत्म हो चुका है। अब केवल ANI या तो फीड देगा, या आप खड़े रहोगे किसी मोदी जी के रैली के बाहर कि मोदी जी ने कितने बार क्या कहा, कौन सा कपड़ा पहना, कितने घंटे सोते हैं, और उसके अलावा कोई एनालिसिस वहां पर नहीं हो रहा है। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अब ये हो चुका है इस देश में, संविधान में। अगर मैं कह रहा हूं कि चलिए ABVP वालों को अगर गलत लगा, आपको भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप बैठिए धरने पर, आप कुलगुरु को पत्र लिखिए, आप इस देश का जो लोकतंत्र अगर उसमें आपको भरोसा है तो आप एक कंप्लेंट कीजिए, और उसके आधार पर आप चाहेंगे कि कार्रवाई हो, वो आपका अधिकार है। आप अगर हाथ उठाते हैं तो ये कहा जाता है कि आपको भी तो भरोसा नहीं है ना, आपका एक्सप्रेशन सही, हमारा एक्सप्रेशन गलत, ये कैसा सही है। यानी उस आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन कहां पर है, उनका भी तो अपना एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर आपको उसके खिलाफ दिक्कत है तो आप तो बॉयकॉट तो करते हैं हर चीज को। जब तक एक चैनल जिसमें मैं पहले जुड़ा हुआ था, जब तक वो आप लोगों से सवाल उठा रहे थे, आप सभी ने बॉयकॉट किया था। जो भी अभी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसने उस चैनल को बॉयकॉट किया था। जैसे ही उसके ठेकेदार बदल गए, आप सभी आकर इंटरव्यू देते हैं वहां पर। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपके लिए जैसा है वो मेरे लिए भी है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है। ये लोग सत्ता में आकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर जगह पे चेंज हो गया। आप देखिए ना, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज होता है, सुप्रीम कोर्ट उसका कॉग्निसेंस लेता है और 2-3 दिन में वो बाहर आ जाता है। बाकी लोगों के साथ हुआ है क्या वैसा? हाँ, कितने लोग अभी तक जेल में हैं जिन्हें पता भी नहीं है उन्होंने क्या जुल्म किया हुआ है, लेकिन वो जेल में, नो ट्रायल नथिंग, उनकी चीजें एक के बाद एक आगे बढ़ती जाती हैं और चीजें चल रही हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ाया जो जाता है और जो प्रैक्टिकल है उसमें फर्क है। वो चाहे आप कोर्ट्स की बात कर लें, आप इलेक्शन कमीशन की बात कर लें, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आप देख लो कि जब ये पूरा MVA वर्सेस BJP चल रहा था, गवर्नर की आप बात कर लें तो हर जगह पे हालात, झारखंड में अभी वही हो रहा है कि गवर्नर जो है उनको टाइम नहीं दे रहा था, उसके बाद चीजें हुई, किस तरह से बदली।
चंडीगढ़ में हुआ कि जो मेयर बने बीजेपी के बनाए गए, वो किस तरह से हुआ, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनके लिए ही है। वो जो एक्सप्रेस करेंगे वो फ्री है, हम जो एक्सप्रेस करेंगे तो जेल जाने का एक्सप्रेशन है हमारे पास कि आप एक्सप्रेस करिए और या तो आपकी इधर छापेमारी होगी या आपके यूट्यूब चैनल पर कोई कार्रवाई होगा या आपको जेल में डाला जाएगा। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अब इस देश में रहा नहीं है और ये सच है। 2024 के बाद और हालात खराब होने वाले हैं। पहले भी ऐसे नहीं है कि इस तरह के ट्रायल या इस तरह के नाटक नहीं होते थे, अलग अलग तरीके के नाटक होते थे। ये देश ऐसा है प्राजक्ता कि यहाँ पर अब भी नथुराम गोडसे ने सावरकर को, नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा, वो नाटक तो सब जगह पर चलता है। Exactly. है ना? तो उन्हें तो किसी ने नहीं रोका कभी। आरएसएस ने इतने साल अपने हेडक्वार्टर्स पे झंडा नहीं फहराया तो उन्हें किसी ने नहीं रोका। आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कदर किया जा रहा है, लेकिन आप जब सत्ता में है आपने केवल अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सही माना और जो आपके खिलाफ है उमर खालिद अभी तक जेल में, उन्हें किसी को नहीं पता कि क्या है उसकी गलती क्या है, वो आज तक शायद किसी को नहीं पता, लेकिन वो जेल में है। अर्नब गोस्वामी बाहर है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर तरह से चेंज हो चुका है। पुलिस की कार्रवाई भी एक तरफा हो चुकी है और जो अदालत में हम देखते हैं वो भी एक तरफा हो चुकी है। तो धीरे धीरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मुझे नहीं लगता मुंबई हो, दिल्ली हो या पुणे हो, सब जगह पर हालात एक ही तरह है। अच्छा, ठीक। अभी इसके बारे में बात करते हुए न्यूज़ वेरीफाई करने के बारे में जो बात हुई, जो ये सब पूनम पांडे का ये जब सब कुछ हुआ, तो कुछ दिन पहले ऑफिस में ऐसे बात चल रही थी, तो वी वर थिंकिंग कि हैविंग फोरम्स और हैविंग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर फैक्ट चेकिंग मीडिया इज एन अनॉमली इन इटसेल्फ, बिकॉज न्यूज़ का काम, मीडिया का काम ये है कि वेरीफाई करो और सबके सामने जो सच है वो लाओ। जो आए वो बस डाल दो और बाद में वेरीफाई करो, ये तो हमारा काम नहीं है। बट वी स्टिल हैव टू, वी आर इन अ सिचुएशन जब हमको अभी फैक्ट चेकिंग के अलग फोरम्स लगते हैं, अलग ऑर्गेनाइजेशंस लगते हैं जिनको ये काम करना पड़ रहा है, बिकॉज हम लोग अपना काम नहीं कर रहे। तो अभी इस सारे प्रोसेस में ना, यू वर वर्किंग एट अ मेजर टीवी चैनल, इन अ मेन स्ट्रीम टीवी चैनल, और उसके बाद में वहाँ से बाहर आके यू आर रनिंग योर ओन यूट्यूब चैनल। तो वी नो कि जब हम उस सिस्टम से बाहर निकल कर अलग ये करने की कोशिश करते हैं, तब ये सारा एक्सेस जो है वो बदल जाता है क्या? जैसे कि किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिलनी हो, कोई सोर्स वेरीफाई करनी हो, किसी सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लेना हो, तो ये सारी प्रोसेस है। हाउ हैव यू सीन दैट चेंजिंग, हैव यू सीन दैट बिकमिंग मोर डिफिकल्ट, इजियर? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? नौकरी छोड़ने के बाद सबसे पहले तो जरूर ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, लेकिन आई वॉज कॉन्फिडेंट कि अब हो क्या गया है कि मेन स्ट्रीम में ज्यादा से ज्यादा लोग वो स्टोरीज करते नहीं जो करना चाहिए, है ना? चाहे वो ग्राउंड रिपोर्ट्स हो या फिर जाकर बात करना हो, तो वो बंद हो चुका है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्रॉस वेरीफाई करना ही नहीं है, और स्पेशली एक जो 24/7 चैनल चल रहा है, आपको ब्रेकिंग लाना है, वो भले हो रहा हो या ना रहा हो। मुझे पता नहीं कि आपने देखा कि नहीं कि हाल ही में एक वीडियो भी एक जर्नलिस्ट का वायरल हुआ था झारखंड में, तो उसके चैनल वाले उसको बार बार पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है वहां पर, हेमंत सोरेन के घर के बाहर क्या हो रहा है। एट द एंड वो रिपोर्टर इरिटेट होकर कहता है कि मैं वहां पर आप लोगों की वजह से पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि आप बार बार ब्रेकिंग न्यूज मांग रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि वहां पर क्या हो रहा है। तो ये जो ब्रेकिंग न्यूज के टाइम में है ना, प्रॉब्लम ये हो गया कि ये जो फैक्ट चेकिंग और ये सारी बातें हैं वो होती नहीं है। हमने कई चैनल्स को देखा है जो खुद पहले गलत खबर चलाते हैं, फिर उनकी डिजिटल फर्म उसको फैक्ट चेक करते हैं और उसको सही तरीके से चलाते हैं, कहते हुए सब मीडिया आउटलेट। अरे आपके मीडिया आउटलेट ने पहले वो गलत खबर चलाया जिसका आप फैक्ट चेक कर रहे हैं। बट इट बिकम्स डिफिकल्ट। अब एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया के पास, आपके पास खुद की गाड़ियां हैं, कैमरा पर्सन है, कॉन्टैक्ट है, ब्रॉडकास्ट लाइसेंस है, आप हर एक के टीवी चैनल पर मौजूद हैं, है ना? और उसके बावजूद आप अपना काम नहीं कर रहे, आपको करोड़ों रुपए के एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं, सरकार एडवर्टीजमेंट दे रही है। अभी तो मोदी सरकार की गारंटी वाले एडवर्टीजमेंट हर जगह पर आते हैं, तो वो गारंटी सरकार की ही आपके पास है। विपक्ष का भी आप सवाल नहीं उठाते हैं, ना ही आप फैक्ट चेकिंग करते हैं, और जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं जरूर असर पड़ता है। अब जैसे मैं आपको एक मसलन के तौर पर एग्जांपल देता हूं, मीरा रोड में 21 जनवरी को हालात खराब हुए, 23 जनवरी को हालात खराब हुए। अगर मैं टेलीविजन में होता तो मेरा काम होता है हर एक चीज बताना, लेकिन मैंने देखा कि टीवी की जो रिपोर्टिंग थी वो अधिकांश एक तरफा थी, है ना? दंगे कहीं और होते हैं और जो बुलडोजर चला है वो कहीं और चला है, लेकिन दिखाया गया कि जिन्होंने दंगा किया उनके ऊपर बुलडोजर चलाया, और मेन स्ट्रीम मीडिया के कैमरा आने का इंतजार किया गया। वो वहां के जो कॉर्पोरेशन के लोग हैं उन्होंने चैनल के कैमरा के सामने वो बुलडोजर चलाए और किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, और ये सारी चीजें ऑन एयर जाती हैं। अब जब आप और मैं जैसे हम जो डिजिटल मीडिया में हैं, एक तो वहां पर पहुंचना और एक्सेस मिलना मुश्किल हो जाता है, कमिश्नर बात करेगा नहीं। उसके बाद एक डर होता है कि हम ऐसा कुछ ना कहें जिसके वजह से हमारे ऊपर कार्रवाई हो। अब जो मेन स्ट्रीम में वो झूठ पर झूठ बोले उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। रिसेंट एग्जांपल सुधीर चौधरी का, जिन्होंने
हेमंत सोरेन की बात करते समय आदिवासी समाज को लेकर ही कई सारी चीजें कही, लेकिन वो कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अगर प्राजक्ता वो बात कहती या मैं कहता ना, अभी तक हम शायद यहाँ पर बैठे भी नहीं होते। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनके लिए है, बाकी चीजें उनके लिए है, आपके और मेरे लिए नहीं है। हमारे आपके ऊपर कार्रवाई होती है। मैं मानता हूं कि ये जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो बिल्कुल खुश हैं। ये जो भी चीजें हो रही है 24 के बाद और हालात खराब होंगे, असर आप पर और मुझ पर होगा। अब तो ये ब्रॉडकास्ट बिल भी ला रहे हैं, तो जरूर असर है, अपने चैलेंजेस है। तो हमने भी 1-2 दिन का समय लिया वहां पर जाने से पहले कि हालात ठीक हो, नहीं तो ये हमारे ऊपर ही डाल देंगे कि हमारे वजह से दंगा हो गया। दंगा मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया रोज करवा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके। लेकिन हम ही है जो अभी डिजिटल मीडिया में आए हैं, जो अभी एथिक्स के बारे में सोचते हैं, 5W1H के बारे में सोचते हैं। आई एम श्योर इंडी जर्नल में भी जब अगर एक भी चीज गलती से ऑन एयर गलत चली जाए तो हम पूरे वीडियो को डिलीट करके वापस डालते हैं। हम ये नहीं सोचते कि रेवेन्यू पर कितना असर होगा, क्या होगा। और ये तो धड़ल्ले से सब चीजें कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कहता। तो मेन स्ट्रीम के पास सब कुछ है एथिक्स छोड़कर। मेन स्ट्रीम में जब आपने काम किया था, यू सॉ दिस फर्स्ट हैंड, अगर हम बोल सकते हैं कि हम लोग ये थियोरी में बात करते रहते हैं, हम लोग इसके बारे में डिस्कशंस करते हैं कि कैसे कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस मीडिया पे होता है, उसके वजह से कैसे चीज़ें बदलती है, उस इन्फ्लुएंस की वजह से कैसे काम ठीक से नहीं कर पाते। यू सॉ इट फर्स्ट हैंड इन अ वे, बहुत ही रिसेंटली अगर हम बात करें तो वो कैसा था? हाउ डिड यू सी दैट चेंज अनफोल्डिंग आपके सामने जब आप जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ पे इस तरीके का मैनेजमेंट चेंज हुआ? देखो, जब कॉर्पोरेट कोई न्यूज चैनल को चलाने लगे तो वो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यूज क्या है, उसका मोटो क्या है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट एजेंसीज है उनको केवल प्रॉफिट दिखता है और कुछ नहीं दिखता। अब एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एनडीटीवी में था, एनडीटीवी डॉक्टर रॉय चलाते थे, डॉक्टर रॉय खुद जर्नलिस्ट थे, तो हम ग्राउंड रिपोर्ट्स करते थे, हम कई सारी चीजें करते थे। अब एनडीटीवी ने कॉर्पोरेट हो चुका है, अब गौतम अडानी टुक ओवर एनडीटीवी। अब एक सिंपल सा है कि मुंबई में धारावी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जो अडानी ग्रुप को दिया गया है। अब वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अडानी के खिलाफ, क्या एनडीटीवी उस खबर को दिखाएगा? ऑफ कोर्स नहीं दिखाएगा। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है कि आप अपनी खबर को लेकर किस तरह से चीजें बदल जाती है। सो यू डोंट सर्व द पीपल, यू स्टार्ट सर्विंग दैट कॉर्पोरेट एजेंसी, और उससे किस तरह से फायदा हो रहा है। अब इन्होंने अपना एक बिजनेस चैनल भी लाया एनडीटीवी प्रॉफिट के नाम पर। अब उसमें आपको लगता है कि जब ये इस तरह के रिपोर्ट्स आते हैं अडानी के खिलाफ, क्या वो उसके बारे में बताएंगे? ऑफ कोर्स नहीं बताएंगे। तो आपने अपने आप को वहीं पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। और ये केवल एनडीटीवी की बात नहीं, एनडीटीवी तो बेचारा नया गोदी में घुसा हुआ है। बाकी चैनल्स में भी आप देखिए, जहां पर भी आपको दिखेगा कि कॉर्पोरेट का इसमें असर है या फिर जो सत्ता में है उनके लोगों ने पैसा डाला हुआ है, तो यू आर नॉट सर्विंग द पीपल, यू आर सर्विंग दोज एड एजेंसीज एज वेल एज दोज कॉर्पोरेट एजेंसीज। और वो हर जगह पर देखने मिलता है। हम समाचार चैनल में भी उसी तरह से देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में भी वही देख रहे हैं। तो जो आपको पैसा देगा आप उनके लिए काम करेंगे। अब हम लोग जो हैं लोगों पर निर्भर हैं, लोग जितना हमारे व्यूज देखेंगे या लोग जितना पढ़ेंगे उससे हमें पैसा मिलता है, तो हम लोगों के लिए काम करते हैं। अब जिन्हें मिलता ही पैसा सरकार से और उनके एड एजेंसीज से, तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि धारावी में लोग कैसे रह रहे हैं या क्या हो रहा है? दे जस्ट थिंक अबाउट प्रॉफिट्स। और बेचारे अगर रिपोर्टर्स अच्छे भी होंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं एनडीटीवी में था, मेरे कई लोग जो हैं वहां पर अब भी काम करते हैं, और ये मैं बार बार कहता हूं कि मैं बाहर निकल गया तो अच्छा हूं और जो लोग अंदर हैं वो सबके सब खराब है, ऐसा नहीं है। कई लोगों की अपनी मजबूरियां हैं, कोई ईएमआई के लिए वहां पर है, किसी को शायद दूसरी नौकरी नहीं मिल रही है, और बाकी चैनल तो और भी खराब है, तो वो है। लेकिन अगर पत्रकार चाहता भी है करना, आपको अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा उसे चलाने के लिए, तो आप कैसे करोगे? और अगर आप इस तरह की खबरें आजकल करोगे तो आपको कहा दिया जाएगा कि कौन से लेफ्ट विंग की खबरें आप कर रहे हो, यानी राइट विंग की खबरें करोगे तो वो पत्रकारिता है अब। लेकिन अगर आप जनता के मुद्दे को उठोगे तो तुम तो लेफ्ट विंगर हो, कॉमरेड ना। मैं बता रहा हूं, मुझे कॉमरेड, हाँ, लाल सलाम, इस तरह से लोग चिढ़ाते थे जर्नलिस्ट, क्योंकि ये लोगों का मुद्दा उठाता है ना। और अगर मोदी जी के बारे में बात करो, देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात करो, तब तो आप जो चाहिए वो आपको मिलेगा, आपको एक्सेस मिलेगा, आपको इंटरव्यूज मिलेंगे, आपसे बात की जाएगी, तो सारी चीजें वैसे होती हैं। लेकिन ठीक है, अब कॉर्पोरेट जिसे चलाएगा वो कॉर्पोरेट के लिए काम करेगा, हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए मैं और आप यहाँ पर हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यू ऑलवेज आस्क, हम लोग लोगों को बोलते हैं कि आस्क हु इज पेइंग फॉर योर न्यूज। आपको उसमें से काफी जवाब मिल जाएंगे कि ये न्यूज किसके लिए बनी है, या फिर आपको उस न्यूज हाउस में से जो न्यूज मिलती है उस पर आप कितना विश्वास रखें, बिकॉज यू आस्क कि आपकी न्यूज के लिए कौन पे कर रहे हैं, एडवर्टाइजर्स है, कॉर्पोरेट्स है, या लोग खुद है जो पे कर रहे हैं।
आई वुड लाइक टू कम टू दिस कि अभी यूट्यूब पे आप शिफ्ट हुए हैं, काफ़ी सारे इंडिपेंडेंटली काफ़ी सारे जर्नलिस्ट इस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर निकल के अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वो लोग अलग अलग मुद्दे उठाते हैं जो शायद मेन स्ट्रीम में कभी कवर होते ही नहीं, मतलब अभी तो एकदम बंदी हो गया ऑलमोस्ट, पहले भी शायद कम होते थे, तो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन इस सब के ऊपर भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ तो रेगुलेशन लाने की, एक बड़ा रेगुलेशन लाने की कोशिश की जा रही है। ब्रॉडकास्ट बिल जैसी चीजें पास हो जाती है यहाँ पे, और इट सीम्स लाइक नो वन इज सेफ नाउ, और उसमें इतना मतलब उसमें क्लैरिटी की इतनी कमी है, इतनी ज्यादा चीजें एम्बिगुअस है कि आगे जाके पता नहीं कि क्या होगा। तो इन हालातों में कैसे मतलब कोप कैसे करने की एज एन इंडिपेंडेंट यूट्यूब जर्नलिस्ट योरसेल्फ, और बाकी से भी आपकी बातचीत इसके ऊपर होती होगी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट से, तो क्या इसमें से क्या निकल रहा है कि इस बार क्या सेंटिमेंट या फिर आगे क्या होगा, इसके बारे में कुछ डिस्कशंस होते हैं? बिल्कुल, देखिए जो इंडिपेंडेंट हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो वाकई काम करना चाहते हैं, वो तो डरे हुए हैं। एक तो पहले उनके पास इनकम सोर्स है नहीं, रेवेन्यू कम है ना। उसमें अगर सरकार ऐसे कहती है कि आपके कोई किसी भी वीडियो को डिलीट किया जा सकता है, कभी भी आकर आपके इक्विपमेंट्स को लेकर जाया जा सकता है, तो आप चाहते क्या? अब रिसेंट एग्जांपल आप देख लीजिए कि जब न्यूज क्लिक के ऊपर कार्रवाई की गई थी, अभी तक ऐसे कई पत्रकार हैं जिनके फोन्स और लैपटॉप्स अभी तक सीज किए हुए, अब उसके जरिए तो वो वीडियोस बनाते थे। तो ये शुरू हो चुका है, बिल वो बाद में ला रहे हो, लेकिन ये कार्रवाई उनकी ओर से शुरू हो चुकी है। अब क्या धीरे धीरे इसमें आने वालों की संख्या बढ़ेगी। पहले आपके फोन में पेगासस आया, अब आपके घर में डायरेक्टली आएंगे, अभी उनको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बिल के पास। जरूर इसका असर पड़ेगा, लेकिन फिर कुछ और ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या करेंगे। अब इसमें देखना है ये कि यूट्यूब या जो यूएस के लोग हैं, जो यूएस की ये कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने देश के लिए, वो इसे लेकर कितना जो फंडामेंटल की बात करते हैं, वो कितना फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। क्योंकि वापस जो हमने शुरुआत में बात की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप कल शुरू करिए मोदी जी के बारे में अच्छा बात करना। हम नहीं कह रहे मोदी जी खराब है, लेकिन अगर हम सवाल उठाते हैं तब आपके घर पे ब्रॉडकास्ट बिल वाले आएंगे। आप अच्छी बातें करना शुरू करें, आप देखिए कि आपको एड्स कितने मिलने शुरू होते हैं, आपके व्यूअरशिप कितना बढ़ता है, क्योंकि एक पूरा बॉट जो सिस्टम है वहां पर, जो बॉट है वो इसी तरह के वीडियोस को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं। तो इसका असर है, लोग डरे हुए हैं। कई सारे पत्रकार हैं जो शायद मेन स्ट्रीम में इसलिए रुके हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का फ्यूचर क्या है। और हर किसी को आगे जाकर पैसे भी तो चाहिए होते हैं आपके सर्वाइवल के लिए, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट। जब आप एक कंपनी के लिए काम करते हैं, आपको पता है कि 1 तारीख को आपको सैलरी आनी है और उसके बेसिस पर आप काम है। जब आप खुद के ऊपर काम करते हैं, तो अगर मैं 20 दिन बीमार पड़ जाऊं और 20 दिन वीडियोस नहीं करूं, तो उस 20 दिन के मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ना आपको कोई लीव है, ना बाकी चीजें हैं। और उसके बाद जो लोग गाली देते हैं और जो मेंटल ट्रॉमा है और जो वो सारी चीजें अलग है। बट देन इसी से तो जब बोलने नहीं दिया जाता है तभी तो बोलने का मजा है। जब सब बोलते हैं और उसमें मैं और आप बोले तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब बोलने नहीं दिया जाता है, जब हम बोल रहे हैं तभी तो मजा है। तो ठीक है, देखेंगे जब ये बंद करेंगे, तो मैं तो मजाक में कहता भी हूँ कि ये भी बंद हो जाएगा तो हर संडे 11 बजे शिवाजी पार्क में चिल्लाकर बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे, क्योंकि बोलेंगे नहीं तो करेंगे क्या फिर। वरना तो गोदी बनना होता तब अच्छा खासा नौकरी था मेरा, वो उसमें रहता है। अब तो मराठी चैनल भी आ रहा है, सब जगह का हेड बनकर बैठ सकते थे, लेकिन ठीक है, तो बोलेंगे किसी ना किसी तरीके से। अब उनको जो करना वो तो कर ही रहे हैं, अब थोड़ा और खुलकर करेंगे तो देखा जाएगा। अभी हमने इस डिस्कशन की शुरुआत की यंगस्टर्स के बारे में कि स्टूडेंट्स या फिर जो यंग लोग हैं उनको किस तरह से इंटिमिडेट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा एंड करते हुए मैं उसी के बारे में पूछना चाहूंगी कि इस सब में आगे क्या दिखता है आपको, कि हम लोग अभी वी हैव स्पोकन अबाउट ऑल द थिंग्स, ऑल द ग्लूमी थिंग्स इन अ वे की जो चल रहा है अभी इलेक्शन के बाद पता नहीं और क्या होगा, ये ब्रॉडकास्ट बिल है, सेंसरशिप बढ़ गया है, किस तरह से इंटिमिडेशन बढ़ गया है इवन जर्नलिस्ट का। और इस सब इसमें आई थिंक लास्ट 15 ईयर्स में अगर हम देखें कि जो शिफ्ट हुआ है ये मीडिया में, आई थिंक इससे पहले जो हुआ था, नॉट टेक्नोलॉजिकल, इवन टेक्नोलॉजिकल इन वे, बट इवन ये बाकी सारी चीजें अगर हम लोग देखें कि जिस तरह से गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, जिस तरह से कॉर्पोरेट का इन्फ्लुएंस है, ये काफी फास्ट है, ये काफी बड़ा शिफ्ट हुआ है। आपने आई थिंक जब करियर स्टार्ट किया उसके बाद से लेके यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट ब्यूरो चीफ, यंगेस्ट पर्सन टू बिकम, यंगेस्ट जर्नलिस्ट टू बिकम अ ब्यूरो चीफ ऑफ अ मेजर ऑफ अ नेशनल टीवी चैनल। इस सब में आप आगे जाके क्या देखते हैं कि अभी भी यंग जर्नलिस्ट है, काफी लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं, और इस सारे एनवायरनमेंट में जिसको सबमिट नहीं करता है इस सब में, जिसको आपके हमारे जैसे बात करते रहनी है, जिसको बोलना है, सवाल उठाने हैं, उसके लिए क्या फ्यूचर है और उसको आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं हमेशा एक कहता हूं कि दिस इज द बेस्ट एंड द वर्स्ट टाइम टू बी अ जर्नलिस्ट।
द वर्स्ट टाइम क्योंकि कोई जर्नलिज्म नहीं कर रहा है, द बेस्ट टाइम क्योंकि कोई जर्नलिज्म नहीं कर रहा। तो मौका है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि आपको भी, हम भी जब ये डिस्कस कर रहे थे, यंग जनरेशन में आप सवाल उठाने आए, बहुत अच्छी बात है, आप वायरल होने मत आइए या फेमस होने मत आइए। बहुत लोगों को क्या है कि केवल एंकर बनना है या शहीद बनना है, उनको लगता है कि हाँ हम शहीद बनेंगे, हम नरेंद्र मोदी को गाली देंगे, यही जर्नलिज्म। वो जर्नलिज्म, आप लोगों के मुद्दों को उठाइए। अगर आपको सरकार से सवाल पूछना है, देन यू शुड नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, और सरकार ने गलत क्या किया। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ट्विटर पर सिर्फ मोदी को गाली देते हैं, उनको लगता है कि वो जर्नलिज्म, तो वो भी जर्नलिज्म नहीं है। लेकिन जरूर इस सब में अगर आगे बढ़ना है तो इकट्ठा होना होगा, और जब तक लोग सड़कों पर नहीं आते हैं, जो हमने पूरी सेंसरशिप की बात की है, केवल जर्नलिज्म पे अभी शुरू हो रही है, क्योंकि जर्नलिस्ट ही जब चुप हो जाएंगे तब लोगों पर आप आसानी से कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि तब बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। तो जब तक लोग खुद सामने नहीं आते हैं, हालात ऐसे ही रहेंगे। और जब लोग सामने आते हैं, सरकार झुकती है। ये हमने किसान आंदोलन में देखा, हाल ही में जो ट्रक ड्राइवर्स आए थे उसमें भी हमने देखा कि जब लोग आते हैं साथ में और अपना आंदोलन करते हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है। अब मैं यही देखना चाहता हूं कि जो एफटीआई में लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, कितने लोग सामने आते हैं, या कितने जर्नलिज्म की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स इस मुद्दे को अपने फेसबुक और ट्विटर पर उठा सकते हैं। मैं जब पढ़ाई कर रहा था तब अन्ना आंदोलन बहुत चल रहा था, तब भी कई सारे लोग थे जो मजा कर रहे थे और हम लोग गए उस आंदोलन में। अब उसका किस तरह से इंपैक्ट हुआ वो एक अलग सवाल है, लेकिन तब भी आपको सवाल उठाने आना चाहिए, क्योंकि ये मेरा या आपका अकेले का देश नहीं है। हम सेटल हैं, हम अच्छे से अपना काम कर सकते थे, उस सबको छोड़कर अगर हम कर रहे हैं क्योंकि हमें फिक्र है, और मुझे लगता है जिन्हें फिक्र होगी वो अपना काम करेंगे। वरना तो इंस्टाग्राम के रील में और फेसबुक में लोग वैसे भी बहुत खुश हैं, हर रोज ओटीटी में नया सीरीज आ जाता है, सो पीपल आर हैप्पी विद दैट। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीजों का उन पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। सो वी नीड गुड जर्नलिस्ट, वी नीड पीपल हु एक्चुअली वांट टू बी जर्नलिस्ट, जो सवाल उठाए, जो ये ना पूछे कि आम कैसे खाते हो, या काट के खाते हो कि चूस के खाते हो, है ना, या फिर आप कितने घंटे सोते हो। उसके आगे आकर जब वो पूछने लगे, अब सोचिए इतना सब हालात होने के बावजूद मोदी जी 10 साल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते हैं, यानी अब भी उनको डर है कि कोई सवाल कहीं से ना पूछ ले। तो अगर अच्छे जर्नलिस्ट आएंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा। और आप फ्रीडम फाइटर्स के टाइम पे भी आप देख लें, जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर थे उसमें कई लोग जो है पत्रकार थे, है ना। तो जरूरत तो है, बस ये है कि फेमस होने ना आए, मुद्दे उठाने आए और ढंग से पढ़े, तब शायद ये देश आगे बढ़ेगा। समय लगेगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इट इज द वर्स्ट एज वेल एज द बेस्ट टाइम टू बी अ जर्नलिस्ट। तो इसी तरीके से चीजें होंगी और लड़ना होगा, और क्या करेंगे। अब मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है बीजेपी या नरेंद्र मोदी से। आप अगर गलत कर रहे हैं तो हम बोलेंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये खत्म होने से पहले 2019 में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, हम तब भी सवाल उठाते थे। 2020 में मैंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर इतने सारी चीजें लिखी हैं, और ये जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े बड़े नेता, मेरे पास अभी मैसेजेस है, वो मुझे लिखते थे यू आर अ ग्रेट जर्नलिस्ट, ऐसे ही मुद्दा उठाते रहो। और जैसे ही वो सत्ता में उनसे सवाल पूछने लगे तो खत्म हो गए, है ना। तो वी आर सपोज टू बी एंटी एस्टेब्लिशमेंट। जो लोग हमारी तारीफ 2019 में कर रहे थे वो अब फोन भी नहीं उठाते हैं, क्योंकि अब उनसे सवाल पूछा है। तो ये होगा, बट इफ यू वांट टू डू जर्नलिज्म, दिस इज द ओनली वे। आपको गालियां भी मिलेंगी, कम पैसे भी मिलेंगे। मैंने जब इस्तीफा दिया तो वीडियो किया था, उसमें भी ये कहा था, कम पैसे और ज्यादा आजादी में मैं ज्यादा खुश हूं, है ना, क्योंकि आजादी की जो कीमत है वो शायद पैसे से नहीं नापी जा सकती है। तो अगर आप कम पैसे मिल रहे हैं लेकिन अगर आप आजाद हो तो रात को नींद अच्छी आएगी, बैंक बैलेंस कम होगा, लेकिन आपको लगेगा कि 4 लोगों का काम होता है, आपके मुद्दे उठाने से फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही लोगों की जरूरत है। वरना अगर आपको फेमस होना है तो इंस्टाग्राम में रील बनाओ, जर्नलिस्ट मत बनो। मैंने बोला था कि एंड लास्ट सवाल है, लेकिन एक और मेरे ध्यान में आ रहा है कि ऑडियंस ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन दिस, आई थिंक। क्योंकि अगर हम भी अगर देखें कि जिस तरीके से पॉलिटिकल न्यूज़ चलती है, जिस तरीके से जब हम किसी पॉलिटिशियन के पीछे भाग के उनसे बाइट लेते हैं, वो न्यूज़ चलते हैं, और जिस तरह से हम लोगों के बीच जाते हैं, उस तरीके के न्यूज़ जिस तरीके से रिसीव होते हैं लोगों में, उसमें बहुत फर्क हमें दिखाई देता है, रीच के हिसाब से या फिर इंटरेक्शन के हिसाब से, लोगों के रिस्पॉन्स के हिसाब से। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हमने भी ये देखा है कि जब हम प्रोटेस्ट कवर करते हैं तब क्या होता है, और जब हम किसी पॉलिटिशियन का कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कवर करते हैं तब क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो उसके ऊपर आपको क्या लगता है कि ऑडियंस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें है? सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब दिक्कत ये हो गया है कि ऑडियंस को भी न्यूज एज अ एंटरटेनमेंट चाहिए। न्यूज इज सपोज टू बी इंफॉर्मेटिव, नॉट समथिंग व्हिच एंटरटेन्स यू। तो आपको अगर एंटरटेनमेंट चाहिए, आप ओटीटी पर जाइए, बहुत अच्छा कंटेंट है। लेकिन जब आप न्यूज देख रहे हैं तो आप सोचिए कि इसका इंपैक्ट कितना होगा, और उसका असर देखने मिलता है ना। अब अगर मैं पॉलिटिकल खबर करता हूं
तो मुझे पता है कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होगा। लेकिन जब मैंने आंगनवाड़ी सेविकाओं के मुद्दे को उठाया या LGBTQI कम्युनिटी के मुद्दों को उठाया, तब लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता है, क्योंकि लोगों को केवल एंटरटेनमेंट चाहिए। और ये वर्सेस वाले जो आप स्पेशली मराठी मीडिया में हम देखते हैं, संजय राउत वर्सेस नीतीश राणे, या इसने क्या कहा उसके ऊपर उसने क्या कहा, उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, एकनाथ शिंदे ने, ये बहुत आसान है। क्योंकि लेकिन इसमें जनता को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप एंटरटेन जरूर हो रहे हैं, लेकिन उसमें आपके लिए कुछ नहीं। हाँ, आप जय श्री राम की बात कर रहे हैं, आप अयोध्या में राम मंदिर की बात कर रहे हैं, आपके बेटे के पास जूता नहीं है अभी, और आपको वो दिखाया भी नहीं जा रहा, तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है ना। जो सबसे ज्यादा झंडे आपको दिखेंगे वो ऑटो रिक्शा और ट्रक ड्राइवर्स नहीं सबसे ज्यादा झंडे लगाए थे, और आप उनसे पूछ लीजिए उनके फाइनेंशियल हालात कैसे हैं, क्या उनके पास मेडिक्लेम है, क्या उनके बच्चे अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं, वो सब नहीं हो रहे, क्योंकि मीडिया उसके बारे में बात नहीं कर रही है, उनको पता नहीं है। और व्यूवर्स की भी गलती है कि उनको इसी तरीके की चीजें चाहिए। तो मेरा तो हमेशा ही मानना है कि सरकारें वैसी होती है जैसे लोग होते हैं। तो अगर लोग बदलेंगे, जब लोगों ने कहा कि नहीं किसान ये जो कृषि कानून ला रहे हैं वो गलत है, सरकार बदल गई। तब जब लोग बदलेंगे और कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम गलत हो रहा है, आप जो ये अपनी मनमर्जी चला रहे हैं वो गलत हो रहा है, तब शायद सरकार बदल जाएगी। तो इसमें शुरुआत लोगों को ही करना होगा। तो एज अ व्यूअर आप इसकी शुरुआत करें, गोदी मीडिया को देखना बंद करें, ढंग की चीजें पढ़ें, शायद वो आपको बोर करे लेकिन लॉन्ग रन में वो आपके काम आएगी। तो जब व्यूअर्स बदलेंगे तो ये गोदी मीडिया अपने आप बदल जाएगा। I think on this note we should end today's conversation. Thank you so much कि आप यहाँ पे आ जाए और we had this really amazing conversation. इंडी जर्नलवर आमच्या या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हाला इंडी चॅटप्रमाणे इतरही अनेक कार्यक्रम बघता येतील, वेगवेगळे इंटरव्ह्यूज त्याच्यावरती आहेत, काही एक्सप्लेनर्स आहेत, वेगवेगळे तुम्हाला व्हिडिओ रिपोर्टाजेस बघता येतील. त्यामुळे तुम्ही नक्की इंडी जर्नलला फॉलो करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनवर सुद्धा क्लिक करा, सो दॅट जेव्हा कधी आम्ही नवीन व्हिडिओ टाकू तेव्हा तुम्हाला लगेच त्याचं नोटिफिकेशन येईल, तुम्हाला लगेच तो बघता येईल. आम्हाला फॉलो करत राहा, आमच्या सर्व सोशल मीडिया पेजेसवर सुद्धा आम्हाला फॉलो करत राहा आणि स्वतंत्र पत्रकारितेला मदत करा. धन्यवाद.